Good evening, dear students. Am I audible? Good afternoon, sorry. Am I audible? How can I come to know? Okay, that's fine. So, Sachi, thank you very much. क्या मैं ऑडिबल हूं सब लोगों के लिए? That's very fine. Can you see chapter number 10? Sales practices and investors protection services. सबको दिख रहा है? Okay. So let us start with it. अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सेल्स प्रैक्टिस क्या होती है इन शेयर मार्केट. अब व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स प्रैक्टिस? There can be n number of brokers, sub brokers और individuals जो मार्केट में आपको बताएंगे क्या खरीदना है और कब खरीदना है. मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम, क्योंकि ना आज की डेट में भी बहुत सारे न्यू कमर्स हैं इन द मार्केट. शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो न्यू कमर्स हैं, यंग जनरेशन है, जिनको मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है. ऐसे लोगों को कई बार बेवकूफ भी बनाया जाता है. Now, for example, सिर्फ एक ऑफिस के लिए बैठना है, ठीक है. There should be various charts. आपके सामने जो स्क्रीन रहेगा, आपके सामने जो डेस्कटॉप या लैपटॉप रहेगा, उसमें बहुत सारे चार्ट्स ओपन करेंगे और आप ऐसे देखते रहो. कोई भी क्लाइंट आएगा, क्लाइंट बोलना बैठो, या आपका असिस्टेंट बोलेगा सर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. और 2 मिनट कॉन्सेंट्रेट करने के बाद यस फोन लगाओ, सबको बोलो बेचने के लिए. अब जो नया क्लाइंट आया है उसको क्या लगेगा, अरे यार सही आदमी के पास आया है, फुल नॉलेज है इसको. और फिर मैं बोलूंगा भाई माल बेच, जल्दी बोल, माल बेचने के लिए. अब सामने वाले को तो ऐसे ही लगेगा कि यार ये बंदा बहुत नॉलेजेबल है, हालांकि सामने वाले को कोई नॉलेज नहीं है. लेकिन शो ऑफ इस तरीके से किया जाता है कि रिस्क फ्री रिटर्न्स, कोई रिस्क नहीं रहेगा मार्केट में. मैं बोल रहा हूं ना, आप पैसा डालो, आपके अकाउंट में ट्रेडिंग मैं करूंगा, कोई लॉस नहीं होगा. अब इस भरोसे पे कई लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, कितने सारे लोग पैसा आंख बंद करके डालते हैं, भरोसा करके. यस, कई लोग अपनी जिंदगी की कमाई डाल देते हैं, 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख, जो बेचारों के पास रहता है. क्यों? क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं यार सामने वाला बहुत नॉलेजेबल है और इसका नॉलेज अपन फायदा उठाएंगे. अब उसमें मैं क्या कर रहा हूं, अच्छे से सुनना. मैं बोलूंगा ठीक है, मैं आपको मेरा क्लाइंट बनाने को तैयार हूं. साल में आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, सुनना, प्रॉफिट हो या लॉस हो, मेरे को 50,000 रुपीज दिस इज माई फीस पर एनम. 50,000 रुपए मेरी फीस है. आप आज की डेट में हाफ पेमेंट करोगे, हाफ पेमेंट आप 1 साल बाद करो. तो सामने वाले ने 25,000 मेरे अकाउंट में डाल दिए. अब प्लस जो 25 लाख रुपए है, क्योंकि ट्रेड मैं करूंगा, उसका अकाउंट नहीं है, अकाउंट मेरा है, वो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा. अब मैं उसके पैसे से खेल रहा हूं. अगर प्रॉफिट हो गया तो मेरे को साल का 50,000 मिल जाएगा. लॉस हो गया तो मेरा कौन सा लॉस है, लॉस तो उसका है. तो क्या ऐसा होना चाहिए? तो सेबी ये सब चीज में इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए ये चैप्टर पढ़ना आपको जरूरी है कि what are the sales practices which are going on in the market. At the same time, SEBI and various exchanges, what type of investor protection services they are providing, investor awareness programs they are providing. तो क्या क्या चीजें हैं ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. ठीक है. अब सबसे पहले तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं.
देखो क्या बोल रहे हैं, अगेन दिस इज अ बेसिक knowledge which a person must have. The finance sector has an important role to play in an economy. हम सबको मालूम है शेयर मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस सेक्टर, ठीक है. The finance sector has an important role to play in an economy. It has a responsibility to ensure stable markets and support the real economy. The primary function of a financial institution is to provide sustainable finance services. Sustainable means लंबे समय तक चलने वाला. Sustainable financial services means long-term financial service providers should be there in the market. और उन लोग का क्या क्वालिटी होना चाहिए? Giving good advice and having excellent customer service is a precondition for long-term success of any financial institution. तो कोई भी financial institution का long-term success किस चीज के ऊपर होता है? गिविंग गुड एडवाइस. अब मेरे को अगर लंबे समय तक चलना है, अच्छे से सुनना, मेरे को अगर लंबे समय तक सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा? मेरे को लंबे समय तक चलना है, उसके लिए मेरे को अच्छी सर्विसेज देना होगा, अच्छी एडवाइस देनी होगी. क्योंकि जितनी अच्छी एडवाइस मैं दूंगा उतने ज्यादा कस्टमर्स मेरे बनेंगे. जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उन्हीं लोग जाके मेरा प्रचार प्रसार, अरे यार वो मनीष सर के पास जाओ, क्या एडवाइस देता है. आउट ऑफ 10 टाइम्स 9 टाइम्स उसका एडवाइस सही होता है. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस बट नेचुरल गुड एडवाइस शुड बी गिवन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड हैव कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच. याद रखना, कस्टमर सेंटर में होगा. कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं. तो कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच वेयर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर कस्टमर लीड and always accompanied by correspondingly efficient and appropriate advice. कस्टमर को ध्यान में रखते हुए कस्टमर की जरूरतों के हिसाब से आपको उसको एडवाइस करना है. एग्जांपल देता हूं इसके लिए भी. Supposedly I have 3 or 4 customers. एक एकदम यंग जनरेशन का बंदा है जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके जॉब कर रहा है और उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है. दूसरी मेरे पास एक क्लाइंट है जिसके हस्बैंड ने मेरे इधर इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन अब हस्बैंड नहीं है. वाइफ और दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अब वो वाइफ के ऊपर है. तीसरा मेरे पास क्लाइंट है जो अगले 5 साल में 6 साल में बच्चों को फॉरेन भेजना है पढ़ाई करने के लिए, फॉरेन कंट्री भेजना है पढ़ाई करने के लिए, उसके लिए उसको पैसे जमा करना है. और फोर्थ क्लाइंट है जो सीनियर सिटीजन है, रिटायरमेंट हो चुका. अब वो बोलता है भाई मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है. तो ऐसे 4 कस्टमर. मेरे को बताइए क्या चारों की फाइनेंशियल नेसेसिटी या फाइनेंशियल जरूरतें सेम हैं या अलग अलग? सबकी जरूरतें अलग अलग है. तो मेरे को एडवाइस उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस देख के करना है, उनकी जरूरतों को देख के बताना है. ठीक है, जो यंगस्टर रहेगा मैं उसको बोलूंगा कि भाई आप हाई बीटा स्टॉक्स में अच्छे कंपनी के हाई बीटा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो. क्योंकि आपकी जो उम्र है, क्योंकि आप नए नए हो मार्केट में, आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म नहीं है. तो हाई बीटा स्टॉक्स विल बी गुड फॉर यू. लेकिन वही चीज जो लेडी है जिसके हस्बैंड गुजर गए या जो सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड पर्सन है, इन लोगों को मैं सेम चीज नहीं बेच सकता. तो बेटा सबकी रिक्वायरमेंट, सबकी जरूरतें, सबका टाइम फ्रेम, किसको कब पैसे की जरूरत है, उसके हिसाब से मेरे को उनको गाइड करना चाहिए. तो दैट इज व्हाट दे वांट टू से. आगे, a favorable model should be developed in cooperation between company, its employees and intermediaries in finance sector to ensure the best possible framework for increasing customer satisfaction. तो आपको सबके साथ मिलके काम करना है, आपको कंपनीज के साथ मिलके काम करना है, आपको उनके एम्प्लॉइज, उनके जो इंटरमीडियरीज है, सबके साथ अगर आप मिलके काम करोगे तो ही आप सक्सेस पाओगे और आपके कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे. आपका नॉलेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका नॉलेज है बेटा.
क्योंकि जितना ज्यादा आपको नॉलेज है, जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस प्लेज वेरी वाइटल रोल। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो किसी को फंसाओ मत। अगर आपको जानकारी नहीं है, आप हाथ जोड़ के बोल दो सॉरी आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ न्यूज, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन गलत मत बताओ। मेरे कई क्लाइंट्स, याद रखना, मेरे कई क्लाइंट्स आज भी मेरे टच में रहते हैं और हरदम एक ही चीज पूछते हैं, मनीष भाई कुछ इन्वेस्टमेंट का रहेगा तो बताना। Why they are asking? Because they know कि मैं उनको गलत राय नहीं दूंगा। मनीष राय सही राय देगा, मनीष राय गलत राय नहीं देगा। So that is very very important. Customer satisfaction plays very important role. लेकिन आगे क्या बोल रहे देखो, in the recent past naive investors, what you know naive investors, new investors, जिनको मार्केट में ज्यादा जानकारी, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो in recent past naive investors have increasingly become targets of financial abuse and fraud. मैंने पहले ही बताया, क्योंकि नए लोग रहते हैं, उनको लगता है कि यार शेयर मार्केट तो ऐसी जगह है जिधर पैसा बहता रहता है, अपन जाओ और नहा लो उसमें। इट इज नॉट लाइक दैट भाई। उसके लिए आपको थरो नॉलेज होना जरूरी है कि मार्केट में एंट्री कब करना है, मार्केट से एग्जिट कब करना है। कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। लॉस अगर हो रहा है आपको तो कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। प्लस मार्केट में चल क्या रहा है, गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या चल रही है। अब शेयर मार्केट है बेटा, किसी एक चीज पे नहीं चलता। कंपनी में क्या चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो पर्टिकुलर सेक्टर में क्या चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, देश में क्या चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करने वाली है वो भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई हुई उसमें क्रूड ऑयल बढ़ गया। अब क्रूड ऑयल बढ़ गया मतलब भाई पेट्रोल और डीजल का भाव हर देश में बढ़ गया। अब पेट्रोल और डीजल का भाव हर देश में बढ़ गया, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया। इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री। आज भी इंडिया में मोर देन 80% ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस बाय रोड। रोड ट्रांसपोर्ट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ गया तो बट नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसी एक चीज की बढ़ेगी या हर चीज की बढ़ेगी? हर चीज की बढ़ेगी। आज मेरे घर में एक पानी की बोतल अगर मैं खरीद रहा हूं तो पता नहीं कहां मैन्युफैक्चर हुई होगी और कहां से कहां आई होगी। फ्रॉम manufacturer to sole selling agent, from sole selling agent to wholesaler, from wholesaler to retailer, and from retailer to me, that is a client. कितनी ट्रांसपोर्टेशन लगा हो गया। अब सोचो पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ गया तो पानी का भाव बढ़ेगा कि नहीं? यस, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि ये महंगा हो गया। तो वही चीज है, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान देना है। तो कोई भी नेव इन्वेस्टर जो नया नया आया है वो जल्दी बेवकूफ बनता है, क्योंकि लालच में आ जाता है। उसको लालच दिया जाता है भाई खरीद ले। मैं बोल रहा हूं ना, मैं मार्केट में 10 साल से हूं, खरीद ले। वो बेचारा नया बंदा, उसको ज्यादा कोई आइडिया नहीं, उसने खरीद लिया और बाद में लॉस हो गया। ठीक है। Investors should be cautious while investing in any of the financial products in the market. Some of the areas where investors need to be careful about his investment are discussed below. अब कहां ध्यान देना चाहिए? सबसे पहला है हाई रिटर्न और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ये बेवकूफ बनाने वाली चीज है। पहली चीज जो बेवकूफ बनाती है, हाई रिटर्न्स, रिस्क फ्री। मार्केट में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें रिस्क नहीं हो। मैं बता रहा हूं मार्केट में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। मेरे को एक बात बताओ, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे को एक फ्लैट खरीदना है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। रिस्क है या नहीं है? सोचो, मैंने ऐसे कई बिल्डिंग्स देखी है जिसमें बाहर से अपने को लग रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन जाएगा, 2 साल लगेंगे, 2 साल में तो पूरी बिल्डिंग बन जाएगी। लेकिन वो 2 साल में बिल्डर मर गया, अटक गया। बिल्डर का फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गया, अटक गया। इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, अटक गया। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए,
हमको तो मालूम नहीं था, एज अ कस्टमर अटक गया। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। बाकी छोड़ो रे, काम करते हुए 8-10 मजदूर मर गए, प्रोजेक्ट अटक गया। अब जो लोग काम कर रहे हैं उन लोग बोलते हैं अरे बाबा उधर भूत है, अटक गया। 4-5 लोग, अच्छा बोले ना, इसमें बिल्डिंग बनाते हुए 4-5 लोग मर गए थे, उनकी आत्मा घूमती है, अटक गया। तो कोई भी अगर ये बोलता है हाई रिटर्न है, कोई भी नया इन्वेस्टर को अगर कोई ऐसा बोलता है हाई रिटर्न्स या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। कोई भी आदमी अगर ये बोलता है गारंटीड रिटर्न्स, तो कोई गारंटी नहीं है, ये मार्केट है, इसमें कोई चीज की कहीं पे भी कोई गारंटी नहीं होती। तो देखो, इन्वेस्टर्स शुड बी केयरफुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट प्रॉमिस स्पेक्टेकुलर प्रॉफिट्स और गारंटीड रिटर्न्स। नहीं होता ऐसा। द डील साउंड्स टू गुड टू रेजिस्ट। डील ऐसी, और बहुत सारे आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, एडवर्टीजमेंट आज की रेट में आ रहा है कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए, इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए, कि एक बोर्ड के ऊपर लिखा है 3 महीने में पैसे डबल। तो ऐसा नहीं होता है बेटा। तो द डील, जो डील दी जाती है कई बार जो नए इन्वेस्टर्स हैं, द डील साउंड्स टू गुड टू रेजिस्ट। लोग सोचते हैं यार इन्वेस्ट करना ही चाहिए। एन इंडिविजुअल मे क्लेम, कोई इंडिविजुअल ऐसा भी बोल सकता है, दैट अनरियलिस्टिक रिटर्न्स कैन बी रियलाइज्ड फ्रॉम लो रिस्क इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, बट वन हैज टू कीप इन माइंड नो इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री. Returns are related to risk taken, and hence there cannot be a product in the market that gives high return in risk-free manner. तो बेटा अभी तक मैंने जो भी पढ़ा या जो भी बताया आपको अभी आज के लेक्चर में, कोई भी नई चीज नहीं है, ये सब पुरानी चीज है। लेकिन आप लोगों को एज एन इन्वेस्टर, एज अ बिजनेसमैन, आगे चल के अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्विसेज। ऐसे मार्केट में बहुत सारे सर्विस मिल जाएंगे बेटा जो एडवाइस देते हैं अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को। दे चार्ज मनी फॉर दैट, दे चार्ज मनी फॉर दैट, कि इन्वेस्टमेंट का एडवाइस करने के लिए हम चार्जेस लेते हैं। फिर आप कमाओ या गवाओ, आप प्रॉफिट अर्न करो या आपको लॉस इनकर होगा, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल साची मेरे पास आती है, साची मेरे को बोलती है मनीष सर मैं तो आपकी स्टूडेंट हूं, ठीक है नो प्रॉब्लम, 50,000 है ना, 40,000 रुपीज फीस। नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग 50,000 व्हाट आई एम गिविंग 40,000। अब 40,000 तो मेरे हो गए, एग्रीमेंट बन गया, साइन हो गया, मेरा भी हो गया, साची का भी हो गया। अब मैं उसको अच्छे से सुनना, मैं उसको 10 शेयर बताऊंगा, 10 शेयर का स्पॉट प्राइस बताऊंगा, 10 शेयर कितने में बेचना है वो बताऊंगा, और स्टॉप लॉस बताऊंगा। अब मेरे को बताओ 10 में से 5 तो अच्छे होंगे, 5 हो सकता है खराब हो, अब रेशियो कुछ भी हो सकता है, 6 अच्छे 4 खराब, 7 खराब 3 अच्छे। अब आखिरी में जब साची मेरे पास आएगी और उन्होंने, साची क्या हुआ सर, मेरे को तो लॉस हो गया। कैसे सर, वो आपने बताया था ना 10 शेयर्स। अरे यार मैंने बोला था, तुमने सुना नहीं, वो मेरा एक्स क्लाइंट है, उसको बोला था ये 4 वाले शेयर्स जो भाग चुके हैं, क्योंकि अब हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मैंने 2 महीने पहले साची को बोला था 10 शेयर्स, अब 2 महीने के बाद साची मेरे पास आ रही है, मैं क्या बोलूंगा, मैंने एक्स कस्टमर को बोला था ये 4 शेयर के ऊपर ध्यान रखना, 10 शेयर के ऊपर नहीं, चारों भागे, कैसे हो सकता है लॉस। तो मैंने प्यार से साची को बेवकूफ बनाया, साची को बोला चल कोई बात नहीं, लॉस हो गया ना, अपन कवर करते हैं ना इसको, ये ले अभी ये अगले 10 है। अच्छा साची मेरे को पूछेगी किसमें कितना इन्वेस्ट बेटा वो तो तेरे पैसे हैं, तेरे को देखना है कौन से इसमें इन्वेस्ट करना है कौन से नहीं। फिर 2 महीने बाद आएगी, फिर मैं बोलूंगा अरे दूसरी बार मैंने बोला था ये वाले शेयर में ले लो, वो शेयर मत लो। अब मेरे को क्या लेना देना है साची को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो ऐसे बहुत सारे एडवाइजर सर्विसेज आपको मार्केट में अवेलेबल हैं,
भरोसा करना है करो। मेरे हिसाब से तो मैंने आज तक कभी किसी पे भरोसा नहीं किया। स्टार्टिंग में जब मैं नया था तब मैंने भरोसा एक के ऊपर किया था, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन वो पैसे चार्ज नहीं कर रहा था, इसके लिए भरोसा किया। लेकिन देखा कि भाई पहले ही शेयर में लॉस हो गया, हाथ जोड़े, मतलब थैंक यू। जब मेरा खुद का नॉलेज है, जब भगवान ने मेरे को खुद को बुद्धि दी है, तो मैं अपने पैसे अपने ही दिमाग से यूज करूं ना। याद रखना, अगर मेरे डिसीजन पे लॉस होता है तो इट्स ओके, क्योंकि मेरा मन बोलेगा ठीक है डिसीजन तेरा था ना। लेकिन दूसरे के डिसीजन पे मैंने दूसरे के बोलने पे मैंने शेयर्स खरीदा और लॉस हो गया, तो मैं हरदम ब्लेम कर रहा है, मेरा दिल हरदम बोलेगा पागल था, इसके वजह से मेरा लॉस हुआ। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्विसेज, देयर आर वेरियस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट. It's up to you whether to believe them or not. Investor advisors can be an individual or a firm. Individual भी हो सकता है, firm भी हो सकता है, responsible for making investment on behalf of and or providing advice to investors. He has a duty to act in the best interest of the client. हालांकि इसकी ड्यूटी है लेकिन फुलफिल नहीं करते हैं कई बार. However, investors should review their monthly account statements and to conduct annual reviews of their investment plans with their investment advisor के साथ बैठ के monthly review करना चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं, और yearly भी करना चाहिए. Investors should be watchful for abnormal changes in their monthly account statement. अगर कुछ अजीबो गरीब उनके अकाउंट में हो रहा है तो they have to be watchful. कंप्लेन किया जा सकता है अगर ऐसा कुछ है तो. Next is unsuitable investment recommendations. Unsuitable. एज एन एडवाइजर मैं ऐसे कंपनी बता रहा हूं. आपने एक चीज और सुनी होगी मार्केट में, पेनी स्टॉक्स, सुना है? व्हाट डू यू मीन बाय पेनी स्टॉक्स? ये वो शेयर्स है जो 1 रुपए, 2 रुपए, 50 पैसे, 60 पैसे ऐसे चल रहे हैं. दीज आर टर्म्ड एज पेनी, मतलब कंपनी क्या है? कंपनी ही घटिया है. अब पेनी स्टॉक्स में मैं बोल रहा हूं इन्वेस्ट करो इन पेनी स्टॉक्स. क्या लगता है आपको प्रॉफिट होगा? बहुत कम चांसेस है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनसूटेबल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस करते हैं जो सूटेबल नहीं है. ठीक है, लेट अस सी. Investors should be careful about the suitability of investment products that are being suggested or sold to him with the specific investment objectives. Some unscrupulous intermediaries, unscrupulous means what? जो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, जो गलत लोग होते हैं, जो दूसरे का नुकसान में खुद का फायदा ढूंढता है. तो some unscrupulous intermediaries may try to sell certain investment products that does not meet the investment objective and risk profile of that particular investor. An example of an unsuitable recommendation is a stockbroker advising a senior citizen with a low risk tolerance to deal in futures, options or penny stocks. Investors should be careful to review the risk profile of each investment recommendation. मैंने पहले बताया हर एक की जरूरतें अलग अलग है. आपको हर एक की जरूरत देख के उनको एडवाइस करना चाहिए. सबके लिए सेम एडवाइस जरूरी नहीं है. नेक्स्ट इज चर्निंग. ये चर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये 99% आज भी होती है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चर्निंग? मेरे को मालूम है साची बहुत पैसे वाली है, मेरी क्लाइंट है, ठीक है. साची को बोलूंगा यहां इन्वेस्ट कर, साची बोलेगी 100 शेयर्स, 1000 शेयर्स में कर. प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लॉस हुआ तो ठीक. दूसरे में इन्वेस्ट कर दैट इज चर्निंग. चर्न कर रहा हूं मैं अपने क्लाइंट्स को, जाके खरीदा रहा हूं, बिकवा रहा हूं, खरीद रहा हूं.
मेरे को कमीशन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, दैट इज माई इंटेंशन। मेरा इंटेंशन क्या है? ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, मेरा ज्यादा से ज्यादा कमीशन मेरे को मिलना चाहिए, ब्रोकरेज। सो दैट इज माई सोल इंटेंशन, दैट इज चर्निंग। समझ में आया बेटा? ये साची। सर चर्निंग का कंसेप्ट नहीं समझा, आपकी आवाज ब्रेक हो गई बीच में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चर्निंग का एक ही कंसेप्ट है, मैं अपने क्लाइंट से ज्यादा सौदे करवाऊंगा ताकि मेरे को कमीशन ज्यादा से ज्यादा मिले, दैट्स ऑल। अब एक बार रीड करते देखो और अच्छे से समझ में आएगा। Churning refers to when securities professionals making unnecessary and excessive trade, जरूरत से ज्यादा ट्रेड करवा रहे हैं, in customers account for the sole purpose of generating commission। कमीशन ज्यादा कमाने के चक्कर में अपने क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीदने के लिए बोलना। Investors should be very careful to review their monthly account statement and investigate any abnormally high trading activity उनके अकाउंट में हुई है या नहीं। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर सेमिनार्स। अब कई लोग सेमिनार रखते हैं, अच्छे अच्छे शेयर मार्केट के सेमिनार। अब जितने यंगस्टर्स हैं आप लोग बोलेंगे चलो यार वो सेमिनार में जाके आते हैं, फिर अगेन शो ऑफ करूंगा, सेमिनार में शो ऑफ कैसे करूंगा वो भी बताता हूं क्या होता है। फ्राइडे का बताऊंगा एग्जांपल, लेटेस्ट वाज फ्राइडे, टुडे इज मंडे। फ्राइडे चार्ट बताऊंगा, मतलब चार्ट बता रहा हूं मैं, ये सब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। बोलूंगा फ्राइडे के दिन है, फ्राइडे के दिन देखो मार्केट चल रहा है, रिकॉर्डिंग बता रहा हूं, 10-15 मिनट की क्लिप रहेगी। ये देखो ये पॉइंट पे मैंने बोला खरीद ले, उसके बाद देखो मार्केट भाग गया, वो शेयर भाग गया, और इधर मैंने क्लाइंट को बोला बेच दे। मेरे क्लाइंट ने उस दिन सिंगल इंट्राडे में 15,000 रुपए कमाए। अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? आप सही में चेक करोगे कि यार वो बंदे ने ना, मनीष राय ने वो जो शेयर बताया था वो सही में इतना भागा था क्या उस दिन? हाँ यार भागा था, क्योंकि मैंने हिस्ट्री बताई आपको, एंड हिस्ट्री नेवर चेंजेस। जो पास्ट है वो चेंज नहीं होता, जो फ्राइडे को हुआ वो चेंज नहीं होगा। मैं करूंगा क्या, ऐसे 8-10 अलग अलग कंपनी के ना चार्ट बना के रख दूंगा, उसमें से जो अच्छा प्रॉफिट दे रहा है वही चार्ट में सेमिनार में बताऊंगा। देखो सेम चार्ट आई विल बी शोइंग अगेन एंड अगेन, हर बार 10 चार्ट का रिकॉर्डिंग करूंगा, 10 चार्ट में से जो चार्ट सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिखाएगा उसको बता दूंगा कि देखो ये वाला मैंने बोला था खरीद ले, खरीदा, 15,000, 12,000, 18,000 प्रॉफिट हुआ। तो कई इन्वेस्टर सेमिनार्स इसीलिए कंडक्ट किए जाते हैं। तो लेट अस सी, एट सम ऑफ द इन्वेस्टर सेमिनार्स एडवाइजर्स में पिच अनसूटेबल प्रोडक्ट्स। Investors should avoid making rushed decisions in such situations and should seek objective third party advice before committing their funds। मतलब सामने वाले के विश्वास करने के पहले थर्ड पार्टी को पूछ लेना ज्यादा अच्छा होता है। एक बार थर्ड पार्टी को पूछ लो, थर्ड पार्टी कोई भी बंदा हो सकता है जिसके ऊपर आपको विश्वास है कि आपको गलत राय नहीं देगा। As sales become an integral part in financial services, proper advice to the customers is important। अब देखो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट विद कंज्यूमर्स कब कब होना चाहिए? उन्होंने कुछ चीज बताई है सेल्स के बारे में। लेट अस सी, sales agents must only make sales calls on consumers at reasonable times, recognizing that what is regarded as reasonable can vary in different locations and different types of households। Sales agent will in any event only call between 9 a.m. and 8 p.m. Yes or no? सवेरे 9 बजे से शाम को 8 बजे के बीच में कॉल करना चाहिए, unless it is at the consumer's request। अगर कंज्यूमर बोलता है कि भाई उसके बाद में भी कॉल कर सकते हो तो ठीक है, वरना एक आइडियल टाइम क्या है, सवेरे 9 बजे से रात में 8 बजे के बीच आप अपने क्लाइंट को कॉल करो और बताओ
ना 9 बजे के पहले, ना रात में 8 बजे के बाद. Sales agent will, as soon as possible on making contact, identify themselves, the company they represent and their purpose. जैसे ही आप कॉल करते हो, जैसे ही एक सेल्स एजेंट कॉल करेगा, उसको अपना पूरा नाम बताना है, उसकी पोस्ट बतानी है, वो किस कंपनी से बात कर रहा है वो बताना है, और उसने क्या पर्पस के लिए फोन किया वो सब बताना जरूरी है. ठीक है. Next is, sales agent will take account of the consumer's personal circumstances and as a minimum comply with diversity obligations. याद रखना, सब कस्टमर्स सेम नहीं होते. जैसे मैंने बताया, सब कस्टमर्स का बैकग्राउंड भी अलग अलग है. उस हिसाब से सेल्स पर्सनल को अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग तरीके से बिहेव करने की जरूरत होती है. और हम सब ने देखा है, जब कस्टमर से पैसे लेना है तो थोड़ा कड़क आवाज में बोलना जरूरी है. सर आपको इतना पैसा देना है, कब दोगे आप? और जब कंपनी कस्टमर को प्रॉफिट हो गया, सर क्या बात है, आज तो आपने बहुत कमा लिया, क्या बात है, वेरी गुड, कुछ अच्छी टिप रहेगी तो हमको भी दो. सो बिहेवियर चेंजेस बिकॉज सर्कमस्टांसेस चेंजेस. सेल्स एजेंट को भी उसी तरीके से काम करना है. Sales agent will end the discussion and leave the premises immediately at the customer's request. ये सब नॉर्मल चीज है. काम खत्म, चुपचाप अपने घर पे जाओ. Sales agents will voluntarily cease contact with a consumer who clearly indicates that contract is inconvenient, unwelcome or inappropriate. सोचिए, फोन कॉल आ रहा है आपको. अब फोन कॉल मेरे को आया, सर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं क्या? भाई नहीं करना मेरे को ट्रेडिंग. और दूसरी बार फोन नहीं करना. तो सही में उसने फोन नहीं करना चाहिए दूसरी बार, क्योंकि अगर वो या उसका और कोई कलीग तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार फोन करेगा तो मेरे को अकाउंट ओपन भी करना है तो भी मैं नहीं करूंगा. बोलूंगा आज अकाउंट ओपन नहीं किया तो इन लोग इतनी तकलीफ दे रहे हैं, आगे चल के अकाउंट ओपन करूंगा तो कितनी तकलीफ देंगे. तो एक बार ना मीन्स ना. किसी कस्टमर ने अगर बोल दिया कि मेरे को आपका सर्विस नहीं चाहिए, तो उसके बाद उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए. दैट इज व्हाट दे वांट टू से. ओके. ए कॉन्टैक्ट नंबर मस्ट बी लेफ्ट विथ एनी कंज्यूमर ऑन रिक्वेस्ट. अगर सामने वाला आपको बोलता है यस मैं आपको कॉल करना चाहूंगा, या फिर मेरे को बताइए आप क्या क्या सर्विस, फिलहाल तो मैं मीटिंग में हूं, एक काम करो आधे घंटे बाद कॉल करो, या आपका नंबर दे दो मैं आपको कॉल करता हूं. अगर सामने कस्टमर खुद बोलता है कि आप मेरे को नंबर फॉरवर्ड कर दो, तो उसको नंबर फॉरवर्ड कर दो, फिर उसके बाद उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सेल्स एजेंट मस्ट नॉट एक्सप्लॉइट ए पर्सन्स इनएक्सपीरियंस, वल्नरेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और लॉयल्टी. याद रखना, जो सेल्स एजेंट होता है उसको किसी को एक्सप्लॉइट करने का अधिकार नहीं है. सामने वाला वल्नरेबल है, सामने वाले को ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को उनके साथ छल करना, उनके साथ गलत करना, इट इज नॉट गुड. मेंबर शैल मेंटेन रिकॉर्ड. हर मेंबर को एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, इंक्लूडिंग द डेट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, टू अलाउ द सब्सिक्वेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्स एजेंट्स इन्वॉल्व. दिस विल असिस्ट इन डीलिंग विद एनी कंप्लेंट और क्वेरी. याद रखना, हर एक चीज का डेटा मेंटेन करना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉल कर रहा हूं, साची को कॉल किया, तो मेरे को अपने डायरी में मेंटेन करके रखना होगा. कंपनी ने ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो कॉलर है वो कॉलर पहले लिखेगा डेट सो एंड सो, टाइम इट इज 4:17 PM, 4:17 PM, कॉलिंग टू साची. और अगर मैंने साची से कोई बदतमीजी की तो प्रूव हो जाएगा कि किसने बदतमीजी की. मनीष राय ने बदतमीजी की. तो रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन होना जरूरी है. दैट इज व्हाट दे वांट टू से सेल्स एजेंट का. तो जो मेंबर है, जो कंपनी है, उसको अपने सेल्स एजेंट जितने भी है उनकी कॉलिंग का पूरा रिकॉर्ड डेटा मेंटेन करना है. सेल्स एजेंट मस्ट एट ऑल टाइम्स, क्या क्या करना चाहिए सेल्स एजेंट्स को, लेट अस सी. बी courteous and professional, seeks to avoid the consumer misunderstanding any information given or making false assumption. कोई false assumption नहीं देना है, कस्टमर को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है.
इन पर्टिकुलर ओवर पोटेंशियल रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। और कभी भी ये नहीं बताना है कि आपको रिस्क कम है और रिटर्न सबसे ज्यादा है। भाई रिस्क है तो रिटर्न है, रिस्क नहीं है तो रिटर्न नहीं है। एंड द लास्ट इज अवॉइड द यूज ऑफ हाई प्रेशर और ल्यूरिंग टैक्टिक्स। ल्यूरिंग मतलब क्या बोलेंगे, किसी को ल्यूर करना मतलब बेवकूफ बनाना बोल सकते हो, फसाना बोल सकते हो, किसी को फंसा दो, ठीक है। मीठी मीठी बात करके, अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की बात करके सामने वाले को बेवकूफ बनाने को ल्यूरिंग कहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट इज दीज आर द 3 पॉइंट्स विच सेल्स एजेंट शुड कीप इन माइंड व्हाइल कॉलिंग। अब इसके बाद अंडरस्टैंडिंग रिस्क प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट। बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं बता रहा हूं। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो या फाइनेंशियल मार्केट में जा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू अंडरस्टैंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट। मैंने अभी अभी आपको 4 एग्जांपल दिए थे, एक ही एग्जांपल दिया था जिसमें 4 अलग अलग लोगों के बारे में बताया था। एक यंगस्टर है जो अभी अभी नया जॉब पे लगा है, वो इन्वेस्ट करने को तैयार है। एक ऐसी लेडी है जो विडो है, जिसके हस्बैंड अभी अभी गुजर गए, उनको 2 बच्चे पालना है। तीसरा एक ऐसा बंदा है जिसको अगले 5 साल बाद अपने बच्चे को विदेश भेजना है, फॉरेन कंट्री भेजना है पढ़ाई के लिए। और चौथा बंदा था जो एक सीनियर सिटीजन है जो अभी अभी रिटायर हुआ है, और रिटायर होने के बाद उसके पास, बेचारे के पास पूरी जमा पूंजी है लाइफ की। बेटा चारों के रिस्क प्रोफाइल अलग अलग है। तो एज अ ब्रोकर, एज अ सब ब्रोकर, एज अ प्रोफेशनल, आपको सबके रिस्क प्रोफाइल जानना जरूरी है। अगर आप मेरे को पूछेंगे तो मैं जो पहला बंदा है उसको बोलूंगा कि भाई हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले में जा। जबकि जो लेडी है, जो विडो लेडी है, जिसके हस्बैंड गुजर गए हैं और 2 बच्चे पालना है, मैं उनको बोलूंगा कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां टाइम टू टाइम आपको पैसा मिलते जाए। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब आप बोलोगे सर काय के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड, एफडी करवा दो बैंक में। भाई अगर बैंक उठ गई तो उनका पूरा परिवार उठ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में फायदा क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में फायदा यह है कि गवर्नमेंट उड़ेगी नहीं, उनका पैसा कहीं जाएगा नहीं, उनको उनका पैसा मिलेगा। दूसरी चीज, अगर अमाउंट ज्यादा है और एफडी रखोगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। वही चीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे, भले ही 2 पैसा कम मिलेगा लेकिन टैक्स फ्री है। तो भाई राय देना है तो अच्छे से राय दो। सेम चीज मैं सीनियर सिटीजन को बोलूंगा कि सर आपके पूरे जिंदगी की मेहनत का पैसा है, एक काम करो 80% या 90% आप बॉन्ड्स में डालो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 10% आप शेयर्स में डालो। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से अच्छे कंपनी के शेयर्स हैं। हमको हाई बीटा वाले शेयर्स में नहीं जाना है, धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा चलेगा, लेकिन आपके पैसे में रिस्क कम से कम रहेगा। तो इस तरीके से अगर मैं बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा है। तो वही है अंडरस्टैंडिंग रिस्क प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट। तो साची मेरी हेल्प कर सकती है रीड करके, अगर साची हाँ बोलेगी तो ठीक है। ओके In the context of investment, risk refers not only to the chance that a person may lose his capital, but more importantly to the chance that the investor may get the desired return on an investment vehicle. ओके, मे नॉट गेट द डिजायर्ड रिटर्न। याद रखना रिस्क मतलब ये नहीं है कि जो मैंने पैसा लगाया वो पैसे में लॉस हो गया। रिस्क मतलब ये भी है कि जितना मेरे को बताया गया था कि इतना आपको रिटर्न्स मिलेगा, उतना भी नहीं मिला। तो रिस्क 2 है। मैंने 10 लाख रुपए लगाए, 10 के 8 हो गए, ये भी रिस्क है। मेरे को बोला गया था कि आप 10 लाख लगाओ, कम से कम 20,000 रुपए आपको महीने के मिलेंगे, वो महीने के 20,000 भी नहीं मिल रहे। याद रखना एक स्मार्ट एडवाइजर वो होता है जो कंज्यूमर के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसको चीजें दे। जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला है कि भाई अगर मेरे पास एक सीनियर सिटीजन क्लाइंट आता है तो मैं, वो बोलता है मेरे पास मनीष 10 लाख रुपए, मैं बोलूंगा भाई 9 लाख रुपए गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में डालो, हर महीने आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही। अब मिलेगा ही मतलब मिलना ही है क्योंकि गवर्नमेंट के इसमें डाला है।
10% आप शेयर्स में डालो, लेकिन अच्छे कंपनी में डालो, फालतू कंपनीज में मत डालो। तो इस तरीके से अगर मैं करवाऊंगा तो बंदे का पैसा भी रहेगा और मेरे को दुआएं भी मिलेगी। तो रिस्क दो तरीके का है, एक आपका कैपिटल कम होना, वो भी रिस्क है, और जो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न्स चाह रहे थे उतना ना मिलना, वो भी रिस्क है। आगे, People invest in various investment products that generally comprise fixed income instruments and market-oriented investments. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स? जो मैंने अभी अभी आपको बताया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है। फिक्स्ड इनकम मिलेगी मतलब मिलेगी भाई, गवर्नमेंट का है, मिलना ही मिलना है। और मार्केट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर्स, जिसमें रिस्क है, तो आपको सामने वाले का रिस्क एपिटाइट देख के कि सामने वाला कितना रिस्क ले सकता है, उसके हिसाब से अगर आप उसको गाइड करोगे कि क्या कहां इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। पैसा सबको अच्छा लगता है, लेकिन राय बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, सजेशंस। आगे, In the case of former, with a definite interest rate, there is little risk of not being able to get the desired returns. Credit or default risk exists though, but in the case of the latter, an investor has an expectation of a certain amount of return, and the term risk in this context refers to the probability of the investor not getting the desired or expected returns. तो दो चीजों, दोनों के बारे में बोला है। द फॉर्मर मतलब पहला फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। याद रखना, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में भी रिस्क होता है, गवर्नमेंट भी डिफॉल्ट कर सकती है। आप सोचो ना, फिलहाल तो नॉर्मल कंडीशन चल रही है, लेकिन ये रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद धीरे धीरे पाकिस्तान या चाइना के साथ हमारी वॉर हो गई, तो हो सकता है आपका पैसा लेट मिले, लेकिन मिलेगा। तो यहां पे भी रिस्क है, लेकिन बहुत कम, चांसेस आर वेरी रेयर। लेकिन जो दूसरा है, लेटर मींस मार्केट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, यहां पे दिक्कत आपकी एक ही है कि यहां पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो हो सकता है कस्टमर को उसकी डिजायर्ड या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ना मिले। आगे, Financial advisor should have a thorough understanding of risk. There is risk/return trade-off. That is, the greater the risk accepted, the greater must be the potential return as reward for committing one's funds to an uncertain outcome. Generally, as the level of risk rises, the expected rate of return should also rise and vice versa. यहाँ पे एक ही चीज बोल रहा है, फाइनेंशियल एडवाइजर को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए रिस्क क्या होता है। हम सबको मालूम है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, रिस्क ज्यादा लोगे रिटर्न ज्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसे भी कई लोग होते हैं जो रिस्क एवर्स होते हैं। रिस्क एवर्स मतलब जिनको रिस्क नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सीनियर सिटीजन, उसको रिस्क नहीं चाहिए भाई कि कल को उसका पैसा, पूरे जिंदगी का मेहनत का पैसा उड़ गया तो आगे क्या करेगा फिर अपनी लाइफ में। तो एज अ कस्टमर आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए किसका क्या रिस्क है। तो कई लोग रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क लेना नहीं चाहते, तो उनको किस में आप इन्वेस्ट कराओगे साची? फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में करवाओगे या मार्केट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट? Fixed income instruments. यस, चलो रिस्क एवर्स देखते हैं। A risk-averse investor would prefer investments that are more secure and thus would have higher portfolio allocations to debt and fixed income instruments. On the other hand, an investor who is less risk-averse would like to have greater exposure to equity and other risky investments. तो भाई आपके हिसाब से है, जो यंगस्टर है उसको हम लोग इक्विटी शेयर्स में ज्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में हाई रिस्क हाई रिटर्न है। जो रिस्क ज्यादा लेना चाहता है उसके लिए अलग पोर्टफोलियो बनाएंगे, जो रिस्क कम लेना चाहता है उसके लिए अलग पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो सबके पोर्टफोलियो सबकी जरूरतों के हिसाब से बनना चाहिए। There is need to understand risk tolerance for a variety of reasons, some of which are specified below. अब देखो अलग अलग रिस्क। यस बेटा। To achieve a level of financial independence that allows investors to meet not only their basic needs but also higher level needs for self-development and self-improvement in their life. ओके, याद रखना हर आदमी को पैसे चाहिए होते हैं ताकि खुद का डेवलप हो, खुद की इंप्रूवमेंट हो और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। सबकी इच्छा है, लेकिन सबके पास सोर्स ऑफ इनकम सेम नहीं है, सबकी एज क्राइटेरिया सेम नहीं है, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो चेंज होगा। आगे,
Willingness to accept a certain smaller return rather than a large but uncertain profit from their financial decisions. मैंने अपने लाइफ में ऐसे कई इन्वेस्टर्स को देखे हैं जो छोटे छोटे प्रॉफिट कमा के खुश है, उन लोग ज्यादा कुछ करते ही नहीं है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है मार्केट में, आएंगे 10 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट पे प्रॉफिट हुआ ठीक है, लॉस हो रहा है छोटा सा लॉस करके और उड़ के चले जाएंगे। उन लोग ज्यादा रिस्क लेना चाहते ही नहीं है। उन लोग का कैसा है भाई, मैं फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट था मेरे इधर जिसकी 30,000 रुपीज पेमेंट थी, सैलरी। वो एक सर्टेन अमाउंट लेके आता था, मतलब बैंक अकाउंट में ही रहता था उसके, और बोलता था मनीष भाई मेरे को ट्रेड करना है। बोला ठीक है। आपको यकीन नहीं आएगा, 1000 शेयर खरीदेगा, 1000 शेयर का 70 पैसे भी अगर ऊपर मिल रहा है, 70 पैसे भी ऊपर मिल रहा है, तो बोलेगा निकाल दो इसको। अब सोचो 1000 शेयर 70 पैसे, उसमें से ये मान के चलो 30 पैसे एसटीटी और ब्रोकरेज और बाकी सब हो गया 30 पैसे, उसको मिले कितने, 40 पैसे, बराबर। 1000 इंटू 40 पैसे 400 रुपए, बहुत है। मतलब 400 रुपए कमाया, बहुत है। बाकी करना ही नहीं, देखना ही नहीं फिर मार्केट में आगे। Individuals' evaluations of their self-worth and their level of self-esteem are related to the levels of satisfaction with their financial situations. अगर फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है तो उस हिसाब से आदमी की सोच अलग हो जाती है। अगर फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है तो उसकी सोच वैसी रहती है। तो याद रखना, सेल्फ वर्थ आपका कितना है, सेल्फ एस्टीम आप में कितना है, खुद के ऊपर प्राउड आप कितना फील कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है तो आप अपने ऊपर गर्व करोगे, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल सिस्टम कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो आप अपने ऊपर उतना गर्व नहीं करोगे। आगे। Individuals need to appreciate their personal comfort zone when they trade off what they are willing to accept in terms of possible losses versus possible gains. याद रखना, कभी भी आप ट्रेड कर रहे हो तो कस्टमर को एक चीज बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आप प्रॉफिट कमाने की सोच रहे हो तो लॉस भी बियर करना सीखो। तो कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा ट्रेडर या एक अच्छा डीलर सामने वाले को पूछता है, भाई प्रॉफिट तो ठीक है, प्रॉफिट सबको चाहिए, लेकिन आप 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो मार्केट में, कितना लॉस हो जाएगा तो आप रुक जाओगे। तो सामने वाला बोलता है, भाई 10,000 मेरा रिस्क एपिटाइट 10,000 का है, लाख रुपए ला रहा हूं, 10% इज माई रिस्क एपिटाइट, 10% से ज्यादा लॉस मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो सबको ये मालूम होना चाहिए कि पॉसिबल गेन सब सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा हो, भाई पॉसिबल लॉसेस का भी आप एक रखो कि भाई मिनिमम इतना लॉस में बेयर कर सकता हूं, उससे ज्यादा लॉस में बेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो रिस्क टॉलरेंस में ये सबसे जरूरी चीज है। आगे। Investors' objectives are often poorly developed and unrealistic in terms of investments. हर एक आदमी का है ना, इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है कम से कम पैसे में, कम से कम टाइम में, ऐसा नहीं होता। अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि शेयर मार्केट में जाके साल भर में मैं 10 लाख रुपए कमा लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप 10 लाख रुपए कमाने की सोच रहे हो, प्रॉफिट की सोच रहे हो, तो 10 लाख रुपए उड़ भी सकता है। तो हर एक का ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव बहुत पुअर होता है, क्योंकि हर आदमी कमाना, अनरियलिस्टिक अमाउंट कमाना चाहता है, लेकिन मार्केट कभी भी रियलिस्टिक होता नहीं है। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मार्केट अच्छा चल रहा है, अचानक गिर भी सकता है, रीजन मालूम ही नहीं पड़ता। रीजन तो बाद में शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद मालूम पड़ता है, अच्छा वो अमेरिका में ऐसा हो गया, इसकी वजह से मार्केट गिर गया। तो इट हैपेंस। आगे। It is often difficult for people to describe in their own words their attitudes about risk. हर एक आदमी अपना रिस्क नहीं बता सकता रे बेटा। कोई भी आदमी कितना भी पैसे वाला हो, उसको अगर आप पूछो कि भाई लाख रुपए डाल रहे हो, कितना लॉस होएगा तो चलेगा, तो सबसे पहले बोलेगा भाई लॉस की बात ही क्यों कर रहा है। मतलब अभी अभी शेयर मार्केट में कदम रखा तो पहले बोलता है लॉस कितना होएगा तो चलेगा। ये पूछना कि प्रॉफिट कितना होएगा तो चलेगा, तो भाई ये तो सबकी कहानी है। सब अगर मार्केट में प्रॉफिट कमाने लग गए और लॉस किसी को नहीं हो रहा है, तो सब आदमी फिर काम धंधे छोड़ के मार्केट में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये खुद को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं होता है कई बार।
एटीट्यूड हर एक का अलग अलग होता है, झुकेगा नहीं। आगे। There is a good chance that new investors, in particular, will not understand many of the financial and risk concepts presented by advisors. अब ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए भी, क्योंकि आप सब भी न्यू इन्वेस्टर्स हो। कई ऐसी चीजें होती है जो आपको समझ में नहीं आती है, वक्त के साथ धीरे धीरे समझ में आएगी। सब चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब तक बोलते ना, इंसान जब तक ठोकर खाता नहीं है तब तक सुधरता नहीं है। तो मैं अगर मना भी कर दूं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो आदमी एक बार सोचता है करके देखते रहे क्या होता है, और वो करेगा। करने के बाद उसको लॉस होएगा, तब वो रियलाइज करेगा नहीं यार, वो मनीष सर बोल रहे थे वो सही है, लेकिन फिर भी आपने लॉस तो किया ना। तो ऑल दीज थिंग हैपेंस, ऑल दीज थिंग मैटर्स। आगे। It is very difficult for the financial advisor to arrive at an accurate risk profile. ये बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं एडवाइजर हूं, साची इज माय क्लाइंट। मैं साची के बारे में भले ही 1 मीटिंग रखूं, 2 मीटिंग रखूं, 3, 4, 5 मीटिंग रखूं, लेकिन मैं साची के बारे में सब चीज एक्यूरेटली नहीं जान सकता, खासकर उसका रिस्क प्रोफाइल। कई बार है ना, बोलते ना, आदमी दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। आदमी कई बार शो ऑफ करने में इतना व्यस्त रहता है, बिजी रहता है, अरे कुछ नहीं होता है, आप तो करो, ये है वो, और जहां थोड़ा सा लॉस हुआ रोना चालू, नहीं ये तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया। इट हैपेंस। मैंने देखा है कि सामने वाला बोलने के टाइम पे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अरे कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख रुपए भी लॉस हुआ तो चल जाएगा, और जिधर 20,000 रुपए लॉस हुआ, अरे मेरा 20,000 रुपए चले गया, अब मैं क्या करेगा। तो इट हैपेंस। तो फाइनेंशियल एडवाइजर को कई बार डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है रिस्क एपेटाइट फाइंड आउट करने का, एक्यूरेट रिस्क एपेटाइट फाइंड आउट करने का ऑफ देयर क्लाइंट्स। आगे। Single investment model will fit all life cycle approach does not work. या अब ये जो आखिरी वाला है, सिंगल इन्वेस्टमेंट मॉडल, सबके लिए सेम नहीं होता। मैंने वही बोला, एक मैंने इन्वेस्टमेंट मॉडल बनाया, क्या ये एक सिंगल इन्वेस्टमेंट मॉडल यंग वाले को भी दे दूं, सीनियर सिटीजन वाले को भी दे दूं, विडो को भी दे दूं, सबको दे दूं? ये चलता नहीं है भाई। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सबकी फाइनेंशियल कंडीशंस अलग अलग है, सबकी एजेस अलग अलग है। तो भाई मेरे को भी अलग अलग मॉडल्स बना के देना पड़ेगा। सबके लिए सेम मॉडल फिट नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है। अब मेरे को बताइए, अगर मेरे को अपने क्लाइंट्स के बारे में फाइंड आउट करना है कि उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, या कैसे पोर्टफोलियो बना उसका, उसके लिए मेरे को क्या क्या चीज ध्यान देनी होगी, ये अगला पैराग्राफ उसी के बारे में। Some of the key parameters on which one's risk tolerance can be depend are, एज देखना पड़ेगा मेरे को, सामने वाले का एज क्या है, पर्सनल इनकम क्या है, कंबाइंड फैमिली इनकम क्या है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने उसके घर में, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस वेदर मैरिड और नॉट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एंड एक्सेस टू अदर इनहेरिटेड सोर्सेज ऑफ वेल्थ। इनहेरिटेड सोर्सेज ऑफ वेल्थ मतलब भाई जमीन जायदाद है जहां से उसको और इनकम आ रही है, कोई शॉप भाड़े पे देके रखा है क्या, ठीक है। तो ये सब चीज मेरे को एज अ ब्रोकर, एज अ डीलर मालूम होना चाहिए, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मालूम होना चाहिए, ताकि मैं ये फाइंड आउट कर सकूं कि उसका रिस्क एपेटाइट कितना है। ठीक है, आगे। Financial advisor needs to know about the period for which investors plan to invest. The objectives of the investors should be made clear to give a proper advice and meet his short-term as well as long-term needs. याद रखना, General यहां प्लान, 1 मिनट, पीरियड के हिसाब से भी प्लान है। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, लेकिन शॉर्ट टर्म मतलब कितना। अब साची मेरे पास आई, मैं पूछता हूं साची आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहोगे, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, बोलेगी शॉर्ट टर्म। ठीक है, मैं बोला ठीक है, एक काम करो रिलायंस खरीद लो, और कल ही आ गई साची मेरे को बेचना है, मैंने तो बोला था शॉर्ट टर्म। तो भाई शॉर्ट टर्म मतलब कितना, ये मालूम होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए एडवाइजर को कि क्लाइंट अगर शॉर्ट टर्म, मैं क्लाइंट को बोल रहा हूं शॉर्ट टर्म मतलब 4 महीने, मीडियम टर्म मतलब 1 से 2 महीने, 2 साल, लॉन्ग टर्म 4 साल या उससे ज्यादा, ऐसा मेरे को बताना पड़ेगा क्लाइंट्स को। तो ऐसा नहीं बोल सकता हूं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म, तो सामने वाला शॉर्ट टर्म अपने हिसाब से बनाएगा कि सर मैंने तो कल ही बोला था शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, कल मैंने इन्वेस्ट किया, आज मेरे को पैसे चाहिए मेरे।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इन लोग बोल रहे हैं कि प्लानिंग उस हिसाब से बनानी चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये सब मालूम होना चाहिए एडवाइजर को। ये डिस्कस हो जाना जरूरी है। आगे। Generally speaking, the longer the investment horizon, the more risk can be integrated into the financial expectations about the investment. अब ये जो लास्ट सेंटेंस है, जनरली स्पीकिंग, जितना लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट करके रखोगे उतने ज्यादा चांसेस है आपको प्रॉफिट होने के। ऐसा ही एक एडवर्टीजमेंट आता है टीवी पे म्यूचुअल फंड का, और उसमें वो बोलता है जितने ज्यादा टाइम आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा रखोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके प्रॉफिट बढ़ने के। तो वही चीज यहां पे भी बोल रहे हैं, डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, गो फॉर लॉन्ग टर्म। यहां तक सबको समझ में आया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे हाँ, यस इंट्राडे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी शॉर्ट टर्म में कंसिडर की जाती है। यस। शॉर्ट टर्म क्या, वो इंट्राडे उसी को बोलते हैं ना। इंट्राडे मतलब सिंगल डे। आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हो या आप जुआ खेलने के बारे में बात कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट is always, takes a time period. It can be 1 month, 2 month, 3 months, something like that. That is investment. अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, that is not an investment, that is speculation. समझ में आ रहा है? कई स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। अब स्विंग ट्रेडर्स बता रहा हूं, ये थोड़ा सा हटके बता रहा हूं। स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय स्विंग ट्रेडर्स? मेरा फ्रेंड है, स्विंग ट्रेडर है। वो क्या बोलेगा, उसने थोड़ी सी पढ़ाई की, यार रिलायंस अच्छा लग रहा है, 100 शेयर रिलायंस खरीद लो। अब उसने 100 शेयर रिलायंस खरीद लिए। 4 या 5 दिन के बाद जब वो बढ़ जाएगा तो बेच देगा। अच्छा, सेम डे बढ़ गया तो सेम डे बेच देगा। उसका इंटेंशन होता है कि भाई 2% 3% प्रॉफिट मिल रहा है, निकाल दो, तो इन्वेस्ट करेगा। नहीं प्रॉफिट मिल रहा है, नीचे आ गया तो रुकेगा। भाई 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, प्रॉफिट निकाल के ही निकलेगा उसमें से। या फिर अगर उसको लगता है 10% उसका स्टॉप लॉस है, तो जैसे ही शेयर नीचे आएगा 10% बेच देगा, बोलेगा 10% लॉस चलेगा। उससे ज्यादा नीचे आया लफड़े हो जाएंगे। आया समझ में? नेक्स्ट इज रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स। अब ऐसे बहुत सारे रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको बताते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। ठीक है, यस साची, द रिस्क यहां से पढ़ना है। द रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट हाइलाइट्स। The risk disclosure document highlights the risk involved in trading on stocks exchanges and the rights and obligations of the broker and their clients. Brokers are required to make their clients understand the risks involved in trading derivatives and get a copy of the risk disclosure document signed by their client at the time of client onboarding. The risk and complexity vary among derivative products. While some derivatives are relatively simple, many others, especially options and their combinations, can get very complex and require additional safeguards from investors' point of view. Options are a very more complex derivative product than the future because evaluating the fairness of option premium is difficult. The main risks involved in trading in equity derivatives market include. अब यहाँ पे इन्होंने एक पैराग्राफ में एक ही चीज बोला, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स में आप हरदम याद रखिएगा, डेरिवेटिव में 2 टाइप है, एक फ्यूचर्स और एक ऑप्शंस। फ्यूचर्स आर फार मोर सिंपल क्योंकि उसमें ज्यादा मगजमारी नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं है। ऑप्शंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ऑप्शन में प्रीमियम कितना होना चाहिए ये फाइंड आउट करना आसान होता ही नहीं है। बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन जब तक आपका कैलकुलेशन होता है तब तक रेट और चेंज हो जाता है, प्रीमियम और चेंज हो जाता है। तो फ्यूचर्स में काम करना आसान है, सिंपल है, इजी है। ऑप्शंस में काम करना उतना ही टेढ़ी खीर है। द रीजन फॉर दैट इज उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है, कॉम्प्लिकेशंस है। अब अलग अलग टाइप के रिस्क आप देख सकते हो। ए, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि रिलायंस बढ़ेगा, मैंने फ्यूचर खरीद लिया लेकिन रिलायंस नीचे आ गया। व्हाट इज दैट? मार्केट रिस्क। व्हाट इज दैट? मार्केट रिस्क। या
Read it. This is the risk of the market or the stock price moving in an unfavorable direction and causing a loss to the investor. B. Liquidity risk. अब व्हाट इज माय लिक्विडिटी रिस्क? लिक्विडिटी रिस्क में एक ही चीज है बेटा कि आप माल बेचना चाह रहे हो लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है. इट हैपेंस. एग्जाम्पल देता हूं, अच्छे से सुनना. मैंने XYZ कंपनी के शेयर्स खरीदे, मेरे पास 10,000 या 1,000 शेयर्स हैं, लेकिन उसमें बहुत गंदी न्यूज आई है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया वो कंपनी में. अब मेरे को बताओ, बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, कोई खरीदेगा क्या वो कंपनी के शेयर्स? वो कंपनी के शेयर्स गिरते जा रहे हैं, मैं बेचना चाह रहा हूं लेकिन कोई बायर मिल ही नहीं रहा है. क्यों कोई बायर नहीं मिल रहा? क्योंकि कोई खरीदना ही नहीं चाहता, फालतू कंपनी है. दैट इज लिक्विडिटी रिस्क. क्या है ये? लिक्विडिटी रिस्क. जस्ट रीड इट. This is the risk arising out of the investor's inability to liquidate a loss-making position. For example, trading volumes in stock futures and options typically fall as the contracts near their expiry date, and clients holding positions in such contracts may find it difficult to close the positions. ओके, तो यहां पे अपनी पोजीशंस क्लोज करना आसान नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज काउंटर पार्टी रिस्क. नाउ व्हाट इज द काउंटर पार्टी रिस्क? भाई, दो लोग होते हैं, एक बायर और एक सेलर. ठीक है, बायर ने बाय कर दिया, सेलर ने सेल कर दिया. अब किसी एक को लॉस हुआ लेकिन वो सामने वाले ने हाथ खड़े कर दिए, सॉरी आई कांट पे. दैट इज काउंटर पार्टी रिस्क. लेकिन आज की रेट में ये काउंटर पार्टी रिस्क कम हो गई है. क्यों? क्योंकि आज की रेट में यस ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, प्लस देयर आर क्लियरिंग मेंबर्स जो पहले से इनिशियल मार्जिन रखते हैं, प्लस एडिशनल मार्जिन भी लेके रखते हैं. तो यहां पर रिस्क कम हो गया है, काउंटर पार्टी रिस्क. जस्ट रीड इट. This is the risk arising out of the default of a counterparty to the transaction. It is generally not applicable to clients trading in exchange-traded equity derivatives because the settlement of such transactions is guaranteed by the exchange/clearing corporations. दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. हमने ये पहले ही पढ़ा था कि आज की रेट में काउंटर पार्टी रिस्क होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग मेंबर्स अब ये जिम्मेदारी उठाते हैं कि हर एक का सौदा, हर एक का ट्रेड क्लियर होगा, सेटल होगा. यस और नो? इसके बाद आइए आप यहां, risk to clients trading in futures contract, risks to option buyers, risk to option sellers. ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं सब. मैं आपको रीड करने के लिए बोल रहा हूं ये तीनों चीज अच्छे से सुनना. रिस्क ऑफ क्लाइंट्स ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. फ्यूचर में हम सबको मालूम है राइट्स और ऑब्लिगेशंस दोनों हैं. अगर आपको किसी दिन फ्यूचर की बात करो, लॉस हो रहा है, तो मार्क टू मार्केट में यू हैव टू पे योर इनिशियल मार्जिन. इनिशियल मार्जिन कम पड़ रहा है तो ब्रोकर शाम को फोन करेगा, सर आपका इनिशियल मार्जिन कम पड़ रहा है, यू हैव टू पे दैट. यस और नो? अच्छा, फ्यूचर वाले में हमने एक चीज और नोट की थी, अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस. तो ये सब फर्स्ट पैराग्राफ में आप पढ़ोगे. सेकंड, रिस्क ऑफ ऑप्शन बायर्स. ऑप्शन बायर्स मतलब जो सही रास्ते पे चल रहे हैं. किसी ने कॉल खरीदा है या फिर पुट खरीदा है, ये सही रास्ते पे चल रहे हैं, ये सही लोग हैं. इसमें क्या होगा? रिस्क कम हो जाता है. प्रॉफिट अनलिमिटेड, रिस्क इज लिमिटेड. ठीक है. और थर्ड है रिस्क टू ऑप्शन सेलर्स. ये उल्टे लोग हैं, ये गलत रास्ते पे चल रहे हैं, इनका प्रॉफिट लिमिटेड है और रिस्क अनलिमिटेड है. तो वही सेम चीज है बेटा. मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार रीड कर लो. जस्ट प्लीज गो थ्रू इट. साची रीड नहीं करना, क्योंकि बहुत अपने को रीड करना है आगे भी. जस्ट गो थ्रू इट.
साक्षी हो गया बेटा? कुछ क्वेरीज है क्या? Yes, sir. So जो फर्स्ट पैराग्राफ है, रिस्क टू क्लाइंट्स ट्रेडिंग इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी जो लास्ट लाइन है वो थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं yet another risk is in the inability to execute the trades or close out positions during volatile periods when the liquidity dries up. एक साइड में बोल रहे हैं volatile periods भी हैं और ना ना liquidity ना ना ना, वोलेटाइल पीरियड्स मतलब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, ऐसे में कितने लोग ट्रेड करना चाहेंगे? तो लिक्विडिटी ड्राइज अप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो लोग मार्केट में एंटर करते ही नहीं है। दूर रहो बाबा मार्केट से। क्यों? मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, फ्लक्चुएटिंग है। तो ऐसे टाइम पे लोग मार्केट में एंटर नहीं करते हैं, लिक्विडिटी ड्राइज अप, दैट इज व्हाट दे वांट टू से। आया समझ में? गुड। लेकिन आपने कुछ पूछा, मेरे को अच्छा लगा। और भी बेटा किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज है तो प्लीज पूछिए। सर, जो पहला हमने कंसेप्ट पढ़ा था पीछे, जो एक्यूरेट रिस्क प्रोफाइल का था, जो एडवाइजर्स को डिसाइड करनी होती है, तो सर सामने वाले की जब हम इनकम इसमें इंक्वायर करनी पड़ती है, तो बट जैसे जरूरी थोड़ी सामने वाला आपकी इनकम करेक्ट ही बताए। नहीं बताएगा तो फिर भाई जो होगा वो उसके साथ ही होगा ना, आपका पैसा थोड़ी ना जा रहा है भाई। नुकसान होगा तो किसको होगा? आप स्टार्टिंग में ही बोल सकते हो कि भाई जैसे डॉक्टर और वकील को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, अगर डॉक्टर से ही झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं मेरे को पेट में भी दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो फिर वो और दूसरी दवाई दे देगा जिससे आपकी हेल्थ और खराब हो जाएगी। वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि भाई वकील है, आपका केस लड़ रहा है, आपके तरफ से लड़ रहा है, अगर उसी को आप झूठ बोलोगे तो फिर आप ही के साथ गलत होगा, वकील का थोड़ा ना कुछ जानने वाला है। तो आप जब किसी क्लाइंट के साथ बैठते हो तो आप बोल सकते हो कि एग्जैक्टली आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगभग मेरे को बता दीजिए ताकि उस हिसाब से मैं आपका प्रोफाइल सेट करूं। ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर्स। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग सुना है? व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? आप इंडिया का पैसा इलीगल तरीके से देश के बाहर भेज रहे हो। आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा कि इंडियन पॉलिटिशियंस या इंडियन ब्यूरोक्रेट्स, इनके पैसे स्विस बैंक में जमा है। ना व्हाट इज स्विस बैंक? मतलब इंडिया का पैसा किसी ना किसी तरीके से इंडिया के बाहर इलीगल तरीके से भेजा जा रहा है और दूसरे कंट्री के अकाउंट में फ्रीज हो गया हमारा पैसा। दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। ये होना चाहिए क्या कि अपने देश का पैसा दूसरा बाहर जा रहा है? नहीं होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं, एक्ट बनाया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी लॉन्ड्रिंग ना होने देने के लिए एक्ट। आया समझ में? तो याद रखिएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है मार्केट की, कि लोग यहां कमाते हैं, यहां टैक्स नहीं भरते, कमा रहे यहां, टैक्स नहीं भर रहे और अपना पैसा विदेश में भेज रहे हैं और वहां पैसा डंप कर रहे हैं। इससे होता क्या है? इंडिया का पैसा, इंडिया की लिक्विडिटी अगर अपने देश के बाहर चली जाएगी तो हमारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है देश की, वो नहीं हो पाएगी। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग शेयर मार्केट है। कई बार ऐसा आपने सुना होगा कि ना दाऊद इब्राहिम का पैसा है शेयर मार्केट में। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर्स है विच ईच एंड एवरी इन्वेस्टर हैव टू फॉलो। अगर आपको ऐसा लगता है एज अ ब्रोकर या एज अ डीलर कि यार कोई है ना गलत पैसे लेके आ रहा है मार्केट में और इसका नतीजा बहुत खराब होगा, तो यू कैन मेक अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्सन। आप कंप्लेंट वैसे नहीं करोगे, आप बोलोगे भाई इन्वेस्टिगेट कर लो। अगर सच्चा आदमी है, ईमानदार है, देन इट्स ओके। लेकिन गलत काम कर रहा है और गलत काम के पैसे इधर लेके आ रहा है, तो ये आगे चल के प्रॉब्लम होगा। समझ में आ रहा है?
अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इससे मार्केट को कैसे नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल, दाऊद इब्राहिम 500 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डालता है। कितने? 500 करोड़। अब है ना, किसी एक दिन उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसने पूरे 500 करोड़ एक साथ निकाल लिए मार्केट से, तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये सब चीजें लाई है। आया समझ में? तो मैं रीड करता हूं, देखो। द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, ऑफेंस है ये, क्रिमिनल क्राइम है, इज डिफाइंड एज whoever acquires, owns, possess or transfers any proceeds of crime, crime का पैसा, क्रिमिनल चीजों का पैसा अगर वो ट्रांसफर कर रहा है, और knowingly enters into any transaction which is related to proceeds of crime, either directly or indirectly, or conceals, छुपा के, किसी को बता के नहीं, चुपचाप छुपा के पैसे डाल रहा है, और aids in concealment of the proceeds or gains of crime within India or outside India. The Prevention of Money Laundering Act 2002 PMLA का फुल फॉर्म बोलो, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। PMLA, so that is Prevention of Money Laundering Act 2002 is an act to prevent money laundering and to provide for confiscation of property. Confiscation of property मतलब प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो सकता है गवर्नमेंट का। अगर ऐसा कोई भी आदमी मालूम पड़ता है कि ये गलत धंधे से पैसा शेयर मार्केट में लेके आ रहा है, तो उसका प्रॉपर्टी सीज, गवर्नमेंट कब्जा कर सकती है। कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम और इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉर रिलेटेड मैटर्स। तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग और पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, समझ में आया? Yes. चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, कस्टमर जितने होंगे उनको बहुत अच्छे से नजर रखनी होगी। अगर कस्टमर को ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जिसके ऊपर शक है, तो उसके बारे में रिपोर्टिंग करना जरूरी है, टू सेबी, टू स्टॉक एक्सचेंज और समवन एल्स। आया समझ में? तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस रीड करना बेटा, साची। The customer due diligence (CDD) measures comprise the following: A. First, obtaining sufficient information in order to identify persons who beneficially own or control securities account whenever it is apparent that the securities acquired or maintained through an account are beneficially owned by a party other than the client. That party should be identified using client identification and verification procedures. The beneficial owner is the natural person or persons who ultimately own, control, or influence a client and or persons on whose behalf a transaction is being conducted. It also incorporates those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement. अब यहाँ बेटा ये पुरानी चीजों हैं, पुराने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये थोड़े से पुराने हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है। पहले क्या होता था, आज नहीं होता है वो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से सुनना, पहले हुआ ये, एक अपन नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स, एग्जाम्पल है, अज्यूम करो बिल गेट्स इंडिया का ये है, या फिर बिल गुप्ता, एक इंडियन नेम। आपको बिल गेट्स मतलब अमेरिकन ही दिमाग में रहेगा, ठीक है। बिल गुप्ता एक बहुत पैसे वाला आदमी था, उसके शेयर मार्केट में बहुत पैसे भी थे। एक मिनट बेटा, एक जस्ट अ सेकेंड। नाउ अब बिल गुप्ता गुजर गया एंड आई एम एस ब्रोकर, मेरे को मालूम है उसके लाखों के शेयर है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है। मैं नकली फर्जी डॉक्यूमेंट बना के उसका रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार बनूंगा और उसके शेयर्स अपने नाम पे ट्रांसफर कर लूंगा। क्या ये चलता है या सही है क्या? नहीं। वही ये पूरे पैराग्राफ अगर आप वापस से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे मतलब इन्होंने लीगल लैंग्वेज में बोला है। मैंने जो आपको बोला है वो एग्जाम्पल के थ्रू बोला है ताकि आपको इजीली समझ में आए कि भाई जो भी
पैसा है वो लीगल पर्सन को ही मिलना चाहिए, जो नेचुरल पर्सन है उसी को मिलना चाहिए। कोई भी बोलते ना ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए जो जिसका कोई अधिकार ही नहीं था उस चीज पे। पहले के जमाने में ऐसा कई बार होता था, अब नहीं होता, क्योंकि अब बहुत सारी चीज स्ट्रिक्ट हो गई है। आगे। Verify the customer's identity using reliable, independent source documents, data, or information. ओके, तो वेरीफाई करेंगे कस्टमर्स की आइडेंटिटी कैसे? रिलायबल इंडिपेंडेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स, डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के डेट में तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारी चीज वेरीफाई की जा सकती है इजीली। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, इसके लिए ये सब चीजें रखी गई है। आगे। Identify beneficial ownership and control, that is, determine which individual ultimately owns or controls the customer and or the person on whose behalf a transaction is being conducted. अब याद रखना, ऐसा कई बार होता था कि, अच्छे से सुनना, बिल गुप्ता वो तो गुजर गया, उसके ना मैंने डुप्लीकेट साइन किए, क्योंकि मैं ब्रोकर हूं, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनके। मैंने देख के डुप्लीकेट साइन किए और उनके पूरे शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट से मेरे डीमैट अकाउंट में शिफ्ट कर दिए। इसके लिए आज की डेट में आप जब फॉर्म भरते हो ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग, तो आपको उसमें लिखना पड़ता है कि भगवान ना करे आपको कुछ हो गया तो आपके शेयर्स किसके नाम पे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ताकि और कोई उस चीज के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। आ रहा है समझ में? आगे। Verify the identity of the beneficial owner of the customer and or the person on whose behalf a transaction is being conducted, corroborating the information provided in relation to person and ओके, तो वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द बेनिफिशियल ओनर। जो बेनिफिशियल ओनर बता रहा है अपने आप को कि भाई मेरे को बेनिफिट मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बिल गुप्ता तो गुजर गया, उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और बाकी सब छोटू गुप्ता के नाम पे ट्रांसफर की है। तो भाई छोटू गुप्ता की भी पूरी इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है या नहीं है कि यही बंदा छोटू गुप्ता है या नहीं है? दैट इज व्हाट दे वांट टू से। तो जो भी बंदा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ली जानी चाहिए। आगे। conduct ongoing due diligence and scrutiny, that is perform ongoing scrutiny of the transactions and accounts throughout the course of the business relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent with the registered intermediary's knowledge of the customer, its business and risk profile, taking into account where necessary the customer's source of funds. ओके, याद रखना कोई भी चीज स्क्रूटिनी करना जरूरी है। जो भी रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेशन होने वाला है, इंटरमीडियरी जो भी रहेगा, दैट इज ब्रोकर, सब ब्रोकर, डीलर, उसको ये सब चीज ध्यान रखना है कि भाई अपने कस्टमर के बारे में केवाईसी अच्छे से करके रखे। नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट, उसका रिस्क प्रोफाइल और बाकी सब चीज ध्यान में रखे। प्लस ये भी उसको ध्यान रखना है कि क्लाइंट पैसे ला कहां से रहा है। लीगल एक्टिविटी से ला रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो इलीगल एक्टिविटी से ला रहा है तो उसको इंटीमेट करना या रिपोर्ट करना जरूरी है। समझ में आया? तो आज के लिए मेरे हिसाब से हम लोग इतना ही देखेंगे। बाकी कंसेप्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। वो अगला लेक्चर कब होगा मैं आई विल लेट मनीष सर नो। अगले लेक्चर में हमारा बेटा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? यस जितेन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर आप ये वाला पीडीएफ सेंड कर सकते हैं क्या? ये वाला पीडीएफ मतलब दिस इज नॉट पीडीएफ, ये तो आपको दिया है ना ऑलरेडी। हाँ नहीं मतलब आपने जो मार्किंग करवाई थी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको अब तक बुक नहीं आई है, तो मैं पीडीएफ में से ही पढ़ता हूँ। बेटा दिक्कत ये है कि ये पीडीएफ जो मैंने अभी मार्क की है ये आखिरी वाली है, इसके पहले की मार्किंग नहीं है उसमें। इसके पहले जो मार्किंग की थी ना वो नहीं है मेरे पास। अच्छा। क्योंकि इसमें कैसा है, अभी जैसे मैंने ये मार्क किया है, अब मार्क करने के बाद है ना मेरे को हर बार ऐड करूंगा इसमें, तो सेव अलग अलग इसमें नाम पे सेव करना पड़ता है। अच्छा। तो मैं क्या करता हूँ, पुरानी वाली डिलीट कर देता हूँ और फिर नया वाले में ऐड करता हूँ। ओके।
तो मेरे पास बेटा वो पुराना वाला नहीं है। आप लोग तो सब आपस में ही रहते हो यार, तो आप लोग किसी के हाँ। पास पूरी मार्किंग रहेगी तो किसी से पूछ लेना बेटा, उनसे मार्किंग करवा लेना। ठीक है सर, थैंक यू। पीडीएफ तो है ना बेटा आपके पास? हाँ हाँ, नॉर्मल वाला पीडीएफ है। हाँ, तो किसी से ले लेना बेटा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, एनी फर्दर क्वेरीज? चलिए ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंप्लीटिंग द होल सिलेबस. Till then, bye. Have a good time. Thank you very much. God bless you. Thank you.